नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से भारत में सिर्फ नफरत को आम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मोहब्बत के दुश्मन है। हमको दबाने की, कुचलने की, हमारे वजूद को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी की एक ही गारंटी है, दलित और मुसलमानों से नफरत करो। तो इसलिए कहता है कि हम पहले मरेंगे तुम पर आ जाने से पहले। मजलिस से मुखालिफत सिर्फ इसलिए है कि मजलिस इनके लिए कांटा बना हुआ है। चौबीस के चुनावों में हैदराबादी भाईजान ऐसे ही आग उगलते रहे। अलग अलग रैली, अलग अलग चुनावी मंच, लेकिन हर रैली और हर जनसभा में भड़काऊ भाईजान नफरती बयानों की बाढ़ लाते रहे। उनके हर बयान में सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द पर फोकस रहा, मुसलमान 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 मुसलमान। इसके बावजूद भी चुनावी नतीजों में जब असदुद्दीन ओवैसी सबसे बड़े लूजर साबित हो गए तो फिर झूठ बोलने पर उतारू हो गए। मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए ओवैसी इतने बेचैन हो गए कि फर्जी खबरों को उठाकर माहौल बनाने में जुट गए कि मोदी के फिर से सरकार में आते ही मुसलमानों के खिलाफ जुल्म सितम बढ़ गया। यूपी में 2 मौलानाओं की हत्या और लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन के बहाने असदुद्दीन ओवैसी ने संघ परिवार पर निशाना साधा। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि चुनाव के नतीजों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमले के मामले बढ़ रहे हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चुनाव के नतीजों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमलों के मामले बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 मौलानाओं का कत्ल किया गया, अकबर नगर में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया और छत्तीसगढ़ में 2 मुसलमानों को लिंच कर दिया गया। क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है? ऐसा पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने आरएसएस, बीजेपी या मोदी को टारगेट किया हो। कभी हमको गोश्त के नाम पर मार दिया गया, कभी हिजाब हमारे मुल्क के लिए खतरा बना दिया गया, अज़ाएं खतरा बन गई, अब हमारा वजूद खतरा बना दिया जा रहा है। 4 जून को नतीजे आने के बाद से लेकर नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण तक ओवैसी का ये नफरती लाउडस्पीकर बंद था, लेकिन मोदी ने इधर तीसरी बार सत्ता की बागडोर क्या संभाली, उधर ओवैसी जैसे नेताओं के सीने पर सांप लौटना शुरू हो गया और नफरती एजेंडे पर आगे बढ़ने के लिए ओवैसी पूछने लगे कि क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है, क्या यूपी में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ओवैसी के आरोपों की हकीकत क्या है? यूपी में जिन 2 मौलानाओं की हत्या की बात वो सांप्रदायिक टोन में कर रहे हैं, उसकी हकीकत भी उन्हें जान लेनी चाहिए। शामली में मंगलवार सुबह मस्जिद में मौलाना फजलुर रहमान की सिरकटी लाश मिली थी, लेकिन पुलिस पड़ताल में कुछ घंटे के भीतर ही पता लग गया कि मौलाना की हत्या उनके ही बेटे ने की थी। बताया जा रहा है कि बाप बेटे में किसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद गुस्से में बेटे ने फावड़े से पिता की गर्दन काट दी। शामली के इस मामले को ओवैसी सांप्रदायिक मामला साबित करने में लगे हैं, लेकिन यहाँ तो मौलाना की हत्या खुद उसके बेटे ने ही की, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। एक फजलुर रहमान नाम के व्यक्ति की जो है यहाँ पर जो है शव मिला था बल्ला माजरा गाँव में जो है चौसाना चौकी क्षेत्र थाना तेलंगाना में, और इसमें जो है शिनाख्त के बाद जो है इसमें उन्हीं के पुत्र को जो है पूछताछ के लिए जो है शक के आधार पर हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश की शामली पुलिस के कप्तान को आपने सुना। लोग अब पूछ रहे हैं कि क्या नफरती दुकान चलाने के लिए ओवैसी के पास सिर्फ झूठ का ही सहारा बचा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दूसरा मामला यूपी के ही मुरादाबाद का है, जिसके जरिए ओवैसी उकसाऊ चाल चल रहे हैं। मुरादाबाद में मौलाना मोहम्मद अकरम का शव उनके घर के पास एक खाली पड़ी इमारत में मिला था। पुलिस पड़ताल में ये जानकारी सामने आई कि मौलाना अकरम की हत्या गोली मारकर कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में अभी किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन ओवैसी अभी से इस हत्याकांड के जरिए नफरती सियासत को धार देने में जुट गए। मुरादाबाद के एसपी का बयान भी सुन लीजिए। आज सुबह ये नमाज कराने भी नहीं गए थे, तो रात के में अपने घर से ही किसी के बुलाने पे संभव पे बाहर आए होंगे और रात में ही किसी में घटना हुई। हम लोग इसकी अभी जानकारी कर रहे हैं, जल्दी छानबीन करके घटना का खुलासा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शामली से लेकर मुरादाबाद में मौलानाओं की हत्या में कोई भी सांप्रदायिक एंगल सामने नहीं आया, लेकिन इतना तो जरूर साफ हो गया कि सोशल मीडिया पर इस भड़काऊ पोस्ट के जरिए ओवैसी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में योगी सरकार के खिलाफ नफरत के बीज बो रहे हैं।
तभी तो ओवैसी पर उनकी अपनी ही कौम इल्जाम लगाती है, इल्जाम मुसलमानों को डराने का और मुसलमानों को भड़काने का। MIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब भड़काने वाले बयानात दे रहे हैं और मुसलमानों को उकसा रहे हैं, और देश में जो एक दो मस्जिद के इमामों के साथ जो घटनाएं हुई हैं उसका सेहरा और उसका जुर्म संघ के सर डाल रहे हैं। इस सिलसिले में मेरा मानना यह है कि किसी भी शख्स का कत्ल होना, उसके वजूहात को ढूंढना चाहिए। इसमें किसी संगठन चाहे RSS हो, इसी को मोर्द इल्जाम ठहराना दुरुस्त नहीं है। ओवैसी साहब हमेशा भड़काऊ बातें करते हैं, मुसलमानों को उकसाने की बातें करते हैं, डराने वाली बातें करते हैं। दरअसल नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में कोई ओवैसी फैक्टर है ही नहीं। लोकसभा चुनावों में वो मजलिस को मुसलमानों का रहनुमा बनाने निकले जरूर थे, चूंकि भड़काऊ बयानबाजी से AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी की चुनावी फसल लहलहाती है, लिहाजा वो हिंदू मुसलमान वाले अपने इस दांव को छोड़ना नहीं चाहते। हम अपनी मस्जिदों को खो दें, मथुरा की मस्जिद को खो दें, काशी की मस्जिद को खो दें। अरे कौन है दीवाना जो टीवी के चैनल पर बैठकर बोलता है चलिए आपके पास कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया, आप मस्जिद को तो हाथ मत लगाइए। क्यों? मस्जिद तुम्हारे बाप की है, मस्जिद तुम्हारे बाप की है। तुम्हारे अम्मा की जहेज में मस्जिद आई थी। दूसरी पार्टियों विरोधियों की सरकारों को धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाने वाले ओवैसी अक्सर आईना देखना भूल जाते हैं। भाईचारे की वकालत करने वाले बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी में दूसरे धर्म के लोगों का नाम कहीं देखने पढ़ने को भी नहीं मिलता। लखनऊ के कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में आ रहे अकबर नगर में अवैध निर्माण को ढहाने के लिए योगी का बुलडोजर फुल स्पीड में दौड़ा। अकबर नगर में हिंदू मुसलमान सबके अवैध निर्माण को योगी सरकार गिरा रही, लेकिन ओवैसी अफवाह फैलाते हैं कि अकबर नगर में सिर्फ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। इसे भड़काऊ पॉलिटिक्स ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? आपके समय तो ऐसा लगता था कि केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति करने में लगे रहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पार्टी। अब चुनाव खत्म हो गए, पता नहीं किस आधार पे ऐसा बयान दे दिया उन्होंने। कई बार लगता है कि इस एजेंडा की सिवा और किसी विषय पे बोलना पसंद नहीं करते, वो विकास की बात नहीं करते। भाई कैसे वो एक सांसद हैं, कैसे वो अपने सांसद के कार्यकाल का प्रयोग करना चाहेंगे विकास के लिए। ये भय की राजनीति मुसलमान भाइयों बहनों में क्यों फैलाने के लिए ऐसी बातें करते हैं? कोई ऐसा कुछ देश में हुआ ही नहीं है जिसके लिए उनको ऐसा बयान देना चाहिए था। मुस्लिमों की आवाज उनका सबसे बड़ा रहनुमा बनने की होड़ में ओवैसी सांप्रदायिक सियासत को कैसे हवा देते हैं, उसकी कई मिसालें हैं। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। ये वही ओवैसी हैं जो चुनावों से पहले बहुत उछल रहे थे, विरोधियों की पतंग की डोर काटने की हवाबाजी कर रहे थे। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पतंग के बारे में, याद रखो पतंग पिलाने का तरीका हमारे को आता है, या तो खींच से काटते या ढील देके काटते। तीसरा तरीका भी एक है अत्ते मारने का। अत्ते मार लिए तो हमारी पतंग भी आती, तुम भी साथ में आ जाते, देख के एहतियात से। नफरती राजनीति का हर गियर लगाने के बावजूद 2024 के चुनावों में ओवैसी की मजलिस की पतंग की डोर कट गई। 2019 में पार्टी के 2 सांसद थे, तो 2024 में ओवैसी अकेले ही रह गए। वोट शेयर को देखें तो नेशनल लेवल पर ओवैसी की पार्टी AIMIM को महज 0.22% वोट मिले। 17.7% मुस्लिम आबादी वाले बिहार में ओवैसी की पार्टी का वोट शेयर 0.88% ही रहा। महाराष्ट्र में 1.30 करोड़ की मुस्लिम आबादी है, यानी कि कुल आबादी का 11.5%। यहाँ भी AIMIM का वोट शेयर 0.61% रहा। ओवैसी मुसलमान चीखते रहे, लेकिन उनको अपनी ही कौम ने ठुकरा दिया। मुसलमानों ने साफ कर दिया कि ओवैसी का भड़काऊ एजेंडा नहीं चलेगा, और अब तो ओवैसी को हैदराबाद की हद में ही रहने की हिदायतें तक मिलने लगी हैं। मैं उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, लेकिन यहाँ पर मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं,
कि वो मुसलमानों के, इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे किसी के कीमत पर, बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप हैदराबाद के पॉलिटिकल लीडर बन जाइए, वो ठीक है, मुझे वहां तक भी मंजूर है कि वो आंध्रा और तेलंगाना के बन जाए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। महाराष्ट्र में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ओवैसी को उनकी हद इसलिए दिखाई जा रही क्योंकि वो मुसलमानों का मसीहा बनने चले थे, लेकिन सबसे बड़े सियासी लूजर साबित हुए। बड़बोले भाईजान का मुसलमानों को भड़काना बेकार गया। मुसलमानों ने उनकी नफरती राजनीति पर कॉमा या ब्रेक नहीं बल्कि फुल स्टॉप लगाकर शॉक दे दिया। लेकिन ओवैसी को अब ये भी समझ नहीं आ रहा कि एक ही टेप बार बार नहीं बजेगा। आप एक कैसेट को हमेशा नहीं चला सकते। तो हम ठेठ हैदराबादी जबान में बोले तो हम लोग बोलते हैं खादर खां के खट्टे डायलॉग हमेशा नहीं चलते, समझे ना आप। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। वो कहावत एक तरह से हैदराबादी भाईजान पर सटीक बैठती, जो चुनावों में मजलिस की बेहद खराब रिपोर्ट कार्ड के बाद भी पतंगबाजी से बाज नहीं आ रहे। यही राग अलापे जा रहे हैं कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है भारत के मुसलमानों का हाल बद से बदतर कर दिया है। मुसलमानों में खौफ पैदा किया जा रहा है। आज कुर्ता पैजामे पे आ गए, कल हमारे बुर्के को निशाना बनाएंगे, कल हमारे हिजाब को निशाना बनाएंगे, कल हमारे घरों को निशाना बनाएंगे, क्योंकि नफरत इसी से शुरू होती है और खत्म नहीं होती। दाढ़ी रखने पर नहीं मारा जाता, सर पे टोपी पहनने वालों को नहीं मारा जाता, बुर्का पहनने वालों को नहीं मारा जाता, गाली नहीं दी जाती। ओवैसी ताल ठोक कर कहते हैं कि मुसलमान किसी से डरने वाला नहीं और मुसलमानों को भड़काने और डराने वाले सियासत करने से भी नहीं चूकते। डरो मत मोदी से, मैं खड़ा हुआ हूं, एक मर्द तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। हालांकि मुसलमानों की बेरुखी से ओवैसी को बार बार अपनी भड़काऊ राजनीति का गियर बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन भड़काऊ राजनीति, मजहबी कट्टरता के साथ भय और भेद के सियासी फॉर्मूले को ओवैसी टॉप गियर में ही रखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।